स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव इंटरव्यूइंग की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक इफेक्टिव इंटरव्यू लेना है, अगर आप इंटरव्यूइंग की आर्ट जानते हैं तो दुनिया में आप सबसे बेहतरीन इंटरव्यूअर बनने वाले हो। बस इस सीरीज को देखते रहो निरंतर। देखो, इसमें स्ट्रैटेजीज में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले भी बताए हैं मेरे पिछले वीडियो में। आज मैं कुछ और बारीकियों में बात करूंगी। पहले हम देखते हैं कि रपो बिल्डिंग क्या होती है। अगर आप इंटरव्यूअर हो, आप मानो HR से हो या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट के हेड हो, बिजनेस हेड हो या किसी भी सेक्टर इंडस्ट्री में काम करते हो, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए नहीं होते हैं। मेरे जितने वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ NGOs के लिए नहीं होते हैं। मेरे जितने वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होते हैं। मेरे जो वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं होते हैं। मेरे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसमें हमेशा और हमेशा हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री की बातें होती हैं। यानी कि प्रिंसिपल तो वही है। आपको चाहे आप अपने घर में, अपनी फैमिली में इस्तेमाल कर लो, चाहे आप सोसाइटी, समाज में इस्तेमाल कर लो। जैसे शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, स्क्रिप्चर से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है जो हम अपनी फैमिली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सोसाइटी में, समाज में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अगर बिजनेस करते हैं वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम NGO चलाते हैं या NGO में काम करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं या फिर कॉलेज का मैनेजमेंट देखते हैं या फिर हम यूनिवर्सिटी चलाते हैं तो शास्त्रों में जो भी बताया गया है वो हम हर जगह, प्रिंसिपल एक ही है, आप हर जगह उसे इस्तेमाल करके सही दशा और दिशा में निर्णय ले सकते हो और अपनी इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर बन सकते हो। मेरे वीडियोस का यही फायदा है। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर आपकी जिंदगी बन जाएगी। रपो आपको किस तरीके से बिल्ड करनी है। क्या एज एन इंटरव्यूअर आज से पहले आपने कभी भी सोचने या रपो बिल्ड करने की सोची है? जब भी आप किसी इंटरव्यू को लेने को बैठते हो तो ठीक है, इंटरव्यू ही आता है, कैंडिडेट आपके सामने बैठा है, बस वही आपसे हंस के बातें कर रहा है। क्या आपने कभी उसको स्माइल दी है? क्या कभी आपने उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की है? ये सब शुरुआत में करना चाहिए आपको एज एन इंटरव्यूअर। अगर स्माइल आप कर सकते हो तो करो, हंसना मना नहीं है इंटरव्यू में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो कैंडिडेट आपके सामने बैठा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, नर्वस है, तो आप उसको पानी ऑफर कर सकते हो। पानी पिएगा, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, रिलैक्स होगा, ये सारे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हो कि रिलैक्स, उसको पानी भी ऑफर कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें आप उसको, उस कैंडिडेट को कंफर्टेबल, यानी कि उस इंटरव्यूई को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कर सकते हो। और जहां आपको ऐसा लगे कि अब ये जो कैंडिडेट है ये परफेक्ट सेटल हो चुका है, अब इसे डर नहीं लग रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से इसकी जो टोन है अब वो रिलैक्स्ड हो चुकी है और अब ये कैंडिडेट, ये जो इंटरव्यूई है, ये पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है मेरे को इंटरव्यू देने के लिए, तब आपको इंटरव्यू शुरू करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इस बात की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यूअर हैं, क्या आपने ऐसी कोई ओनरशिप पहले ली है? कितने इंटरव्यूज में आपने ऐसे कैंडिडेट्स को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की है या एक अटेम्प्ट भी किया है या एक छोटा सा एफर्ट भी किया है और फिर आप बोलते हो कि जो कैंडिडेट था वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, वो नर्वस फील कर रहा था। देखो, जब भी कोई नई सेटिंग होती है या सराउंडिंग होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, रिसर्चर्स ने इस बात को, इस फैक्ट को सामने उजागर किया है। आप भी, अगर आप भले ही इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं लेकिन आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आप भी डर जाते हो कि क्या मैं वहाँ पे अडैप्ट अपने आप को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे जैसा वो ना सोचते हो सकता है मेरे जैसा सोचते हो। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में, आपके जहन में होते हैं। इसी तरीके से आपको इंटरव्यूई की, यानी कि जो कैंडिडेट आपका इंटरव्यू देने आ रहा है एज एन इंटरव्यूअर, उसकी साइकी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यूअर की तरह, एक रिजिड इंडिविजुअल की तरह आपको यहाँ पे काम या गाइडेंस नहीं देनी है थ्रू आउट द इंटरव्यू। आपको सही दशा और दिशा में इस इंटरव्यू को लेना है और वो सही दशा दिशा कैसे निर्धारित होगी? जब आप इस बात को समझोगे कि जो भी कैंडिडेट आपका इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है
वो सबसे ज़्यादा जो उसको डर लगा हुआ है, जिस तरीके से वो नर्वस फील कर रहा है, उसके जहन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके उत्तर वो आपसे चाहता है, बहुत सारी ऐसी कश्मकश उसके जहन में चल रही है, वो सबसे ज़्यादा वो जो एक एंग्जाइटी कहते हैं, जो एक कश्मकश है, वो आपके रिएक्शन से है जो बन रही है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे साइलेंट है, अगर आप उसे स्माइल नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसे कंफर्टेबल नहीं फील करा रहे हैं, अगर आप उसे पानी ऑफर नहीं कर रहे हैं, अगर आप दो चंद शब्द प्यार के नहीं बोल रहे हैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जिससे वो रिलैक्स फील करे, कंफर्टेबल फील करे, तो आप उस कैंडिडेट को, उस इंटरव्यूई को एक्चुअली बहुत ज़्यादा और डरा रहे हो। वो पहले से ही डरा हुआ था, हो सकता है ये उसका पहला इंटरव्यू हो जिंदगी का, और ये भी हो सकता है कि वो बहुत इंटरव्यूज पहले भी दे चुका हो और उसके तरफ से ये आखिरी इंटरव्यू हो जो उसकी ज़िंदगी बना सकता है, लेकिन आपने उसे कोई मौका ही नहीं दिया कि वो रिलैक्स्ड होता, कंफर्टेबल होता, अपने डर को पीछे छोड़ देता। आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करना है, उन स्टेटमेंट्स को आपको सोच के बनाना है। नहीं तो आप आ सकते हैं मेरे साथ सेशंस में, बैठ सकते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स और मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स आपको पता चलेंगे जहाँ पे आप किसी भी कैंडिडेट, किसी भी इंटरव्यूई को जो एक डर लगता है ना शुरुआत में, इंटरव्यू शुरू होने से पहले वो डर हटा सकते हैं। क्योंकि जब किसी को डर लग रहा होता है, अगर कैंडिडेट डरा हुआ है और आपने उस डर को ख़त्म ही नहीं किया, आपने वो रखो स्टार्टिंग में ही, इंटरव्यू शुरू होने से पहले बना ही नहीं, मतलब कि कोई रपो बिल्ड ही नहीं करी है इंटरव्यूई से, उस कैंडिडेट से जिसका अभी आप इंटरव्यू लेना शुरू करने वाले हैं, यानी कि आपने उसके डर को और एक लेवल, और हो सकता है उससे भी और ज़्यादा गुना बढ़ा दिया है। वो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वो डिपेंड करता है, इंटरव्यूई टू इंटरव्यूई। और अगर आपने उसका डर और बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है वो जो भी बोलना चाहता है, जो भी वो प्रिपरेशन करके आया था इंटरव्यू की, वो सब कुछ भूल जाएगा और वो एक अच्छा कैंडिडेट आपके लिए साबित हो सकता था। उसे वो सब कुछ आता था, उसके पास स्किल भी थी, उसके पास विल भी थी, लेकिन आप उसे ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने वो स्किल और विल नहीं थी, एज एन इंटरव्यूअर आप सक्षम नहीं थे उससे वो स्किल निकलवाने के लिए, उससे वो विल निकलवाने के लिए, जानने के लिए, उसे ठीक तरीके से इवैल्यूएट और असेस करने के लिए। ये आपकी नाकामी है एज एन इंटरव्यूअर, आपको ये समझना पड़ेगा, ये इंटरव्यूअर की नाकामी नहीं है। इसीलिए जब भी हम रपो की बात करते हैं तो आपको रपो सिर्फ ऊपर महज दिखाने के लिए या दिखाने भर के लिए नहीं बनानी है इंटरव्यूई से या कैंडिडेट से जिसका अब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, बल्कि आपको एक जेन्युइन एफर्ट डालना है उस कैंडिडेट को, उस इंटरव्यूई को कंफर्टेबल फील कराने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्डली सेंसिटिव होता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के प्रति? इंटरव्यूअर के प्रति, उसके रिस्पॉन्सेस के प्रति आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने अजीब सा कोई भी जेस्चर उसको दिखा दिया या बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ शो कर दी कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसके इस तरीके के बिहेवियर से या उसके बॉडी लैंग्वेज से, आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ ऐसा जता दिया कि आपको वो बंदा पसंद नहीं आ रहा है, तो आपके इन सारी के सारी बॉडी लैंग्वेज से जो आपके सिग्नल जा रहे हैं ना इंटरव्यूई के पास, यानी कि उस कैंडिडेट के पास जिसका भी इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ है, आपने पहले ही उसको डीमोटिवेट कर दिया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी दिखती है, कमी उजागर होती है। यहाँ पे कैंडिडेट का और इंटरव्यूई का कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत हो चुका है इंटरव्यूज में सही तरीके के कैंडिडेट्स आप ठीक से सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो, फिर आप कहते हो कि इतना समय हो गया है हमें एक सक्षम कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। देखो, गलती वहां से नहीं हो रही है, गलती आपकी बहुत बड़ी है। आपको एज एन HR, आपको एज एन इंटरव्यूअर अब संभलने का समय आ चुका है। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो आपके जो पूरे का पूरा यूनिट है, आपकी जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, उसको भी आप ले डूबेंगे और फिर आपको भी कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि अगर आप आपसे अपने से कम किसी बंदे को लेके आते हैं जो आपसे नॉलेज वाइज भी कम है, आपसे स्किल वाइज भी कम है, विल वाइज भी कम है, तो एक्चुअली आपका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जहाँ पे भी आप एज एन इंटरव्यूअर काम कर रहे हैं या एज एन HR काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप उस कैंडिडेट को ला रहे हैं जो आपसे कम
सक्षम है किसी भी चीज के लिए, तो यानी कि वो ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगा, उससे ज्यादा तो आप ही को आता था। तो हमेशा एक ऐसे कैंडिडेट, एक ऐसे इंटरव्यूई को लेके आओ, उसके साथ इतनी अच्छी रकू बिल्ड करो जो आपसे ज्यादा सक्षम हो, उसकी जो स्किल है आपसे ज्यादा हो, उसकी जो वेट है वो आपसे ज्यादा हो, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो आपसे ज्यादा हो। तभी आप जिस भी सेक्टर में, जिस भी इंडस्ट्री में एज एन इंटरव्यूअर काम कर रहे हो, या वो इंटरव्यू ले रहे हो, या एज एन HR काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, आप कुछ ऐसे लोगों को लेके आओगे, कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाने वाले हो या बनाओगे जो आपकी भी उन्नति में, आपको भी प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग, जो बढ़िया लोग आएंगे ना, तो नॉलेज पूल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे काम होंगे, अच्छी अच्छी चीजें होंगी, जिसका फायदा आपको भी होगा इन टर्न एज एन इंटरव्यूअर। इसी तरीके से और भी स्ट्रैटेजीज पे हम निरंतर आगे आने वाले वीडियोस में बातें करते रहेंगे। इसको देखते रहो। दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर इंटरव्यूअर बनना है, जितनी गलतियां आपने कर दी बस अब बंद करो, खत्म करो। बहुत गलतियां हो चुकी हैं। अब मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, अब मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि कैंडिडेट या इंटरव्यूइंग में कोई कमी है। अपनी कमी पहचानो और उसको सुधारो, और एक अच्छे इंटरव्यूअर और एक अच्छे HR बनो। इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे अगर आप मेरी गाइडेंस चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, कोचिंग चाहते हैं, मेंटोरिंग चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो टॉपिक भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या कोई स्टार्टअप है, या प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं और आपके एम्प्लॉइज यानी कि एसोसिएट्स, इंटर्न्स, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, CXO लेवल के एम्प्लॉइज और CEOs को ट्रेन करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या गाइड करूं, तो आप मुझे एक प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।